Okay, welcome my dear students. Now we are going to solve exercise 10.1 of mathematics subject of plus 2 class. So first question is, represent graphically a displacement of 40 kilometer 30 degree east of north. So I hope that आप लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा का बेसिक वीडियो जरूर देखा होगा। तो अगर आपने वो देख लिया है तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि आपको एक डिस्प्लेसमेंट दिया है 40 किलोमीटर का और उसकी डायरेक्शन भी दी है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो उसे आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, मीन्स आपको एक वेक्टर बनाना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? आपको रिप्रेजेंट करना है एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर और डायरेक्शन क्या है उसकी? डायरेक्शन है उसकी 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे देखो, पहले हम डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं। तो सबको मालूम है हमारे पास जो डायरेक्शंस होती हैं वो इस तरह से होती हैं, यही बना लेते हैं। ये आपकी ईस्ट हो गई, तो ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट है, तो ये आपकी वेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास नॉर्थ होती है और ठीक इसके ऑपोजिट आपके पास है साउथ डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है। लेट अस से दिस इज द ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जहाँ से शुरू होता है। अब जो वेक्टर है वो आपका 40 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना है उसका? 40 किलोमीटर। लेंथ कितनी है? मैग्नीट्यूड कितना है? 40 किलोमीटर। तो देखिए 40 किलोमीटर तो इतना बड़ा अगर आप एक्चुअल में बनाएंगे, रियल में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस पेपर पर बनाना इजी नहीं है। तो उसके लिए हम लोग एक परफेक्ट स्केल यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो स्केल। हम मान लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेट ये 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है इक्वल टू 10 किलोमीटर सपोज कर लेते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ हमें 40 किलोमीटर चाहिए, तो हमें इसका 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस चाहिए लगभग। ठीक है। तो अब स्केल हमारे पास बन गया, मतलब हम 40 किलोमीटर के लिए केवल कितनी लेंथ की लाइन ड्रॉ करेंगे? 4 सेंटीमीटर की। ठीक है। 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर का। बट अब उस लाइन को ड्रॉ किधर करना है? मीन्स वेक्टर को ड्रॉ किधर करना है? तो वो डायरेक्शन है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो ये आपका ईस्ट है, ये नॉर्थ है। ठीक है। तो नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट से मूव करेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की साइड। समझ आ रही बात? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, डायरेक्शन आपकी नॉर्थ है, लेकिन नॉर्थ से ईस्ट की साइड कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ से नॉर्थ के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये आ गया आपका, लेट अस से दैट 30 डिग्री का एंगल आ गया। अब हमें यहाँ पर ये डायरेक्शन आ गई, कितनी है इसकी? जो मैग्नीट्यूड है वो है 40 किलोमीटर, मीन्स 4 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये सपोज लेट अस 1 2 3 और 4, ये 1 2 3 4। तो ये आपका एक वेक्टर बन गया OP। तो ये जो आपके पास यहाँ पर एक वेक्टर आया, दिस वेक्टर इज योर graphical representation of the displacement of 40 kilometer towards 30 degree east of north. So this is our first question.
नाउ लेट अस सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, नॉन मेडिकल के आप लोग या फिजिक्स तो सभी ने पढ़ी हुई है, तो आप इसमें से इजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये फिजिक्स में भी ये टॉपिक आता है। सो क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सो स्केलर्स एंड वेक्टर्स मालूम है सबको, बेसिक्स में मैंने बता दिया है। वेक्टर्स में डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, और स्केलर क्वांटिटीज वो होंगी या स्केलर मेजरमेंट्स वो होंगी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगी। सो फर्स्ट 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम देखिए, किलोग्राम मीन्स मास, तो मास का कोई डायरेक्शन नहीं होती तो ये स्केलर होगा। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाती है, नॉर्थ वेस्ट मीन्स नॉर्थ और वेस्ट के बिल्कुल ठीक बीच में, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होगी, मैग्नीट्यूड 2 है इसमें। 40 डिग्री एंगल दिया है लेकिन ये नहीं बताया गया है कि वो किस डायरेक्शन में है, तो ये 40 डिग्री स्केलर क्वांटिटी होगी। 40 वॉट पावर का यूनिट है बच्चों, आप जानते हैं, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी। 10 पावर -19 कूलम ये चार्ज का यूनिट है, ठीक है, तो ये भी सिंपल, इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है, तो ये भी स्केलर होगा। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वेलोसिटी का यूनिट हो जाता है, तो इसे आप लोग वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका वेक्टर मेजर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा आपका। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड स्केलर क्वांटिटी या स्केलर होती है। डिस्टेंस, डिस्टेंस भी स्केलर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और डिस्टेंस जो है वो स्केलर रहता है। फोर्स, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो डायरेक्शन भी जरूरी है बताना। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 10.6 स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड है, तो मैं ये डायग्राम बनाता हूँ, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जस्ट वेट। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 में ये एक डायग्राम दी गई है और कहा गया है कि इसमें कुछ वेक्टर्स पूछे गए हैं, जैसे कि पहला पार्ट आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द कोइनिशियल वेक्टर्स। तो कोइनिशियल क्या होते हैं, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो वेक्टर ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर ए, तो इसी पॉइंट से आपका वेक्टर डी भी स्टार्ट हो रहा है, तो वेक्टर ए और वेक्टर डी जो हैं आपके क्या होंगे, इनिशियल वेक्टर्स होंगे, तो इसका कोइनिशियल वेक्टर्स। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, बाकी और तो नहीं है कोई। देखिए सी वेक्टर इनिशियल पॉइंट ये है और बी का इनिशियल पॉइंट ये है, तो ये दोनों को इनिशियल नहीं है, बाकी कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर ये हो गया। सेकंड में आपको कहा गया है आइडेंटिफाई द इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं बच्चों, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है। तो ध्यान से देखें तो मैग्नीट्यूड तो सभी का इक्वल है, क्योंकि एक स्केयर लग रहा है मुझे, स्केयर की फॉर्म में है, बट हम डायरेक्शंस की बात करें तो वेक्टर ए और वेक्टर सी ये तो ऑपोजिट हो गए। देखो ए आपका राइट साइड को है, सी आपका लेफ्ट साइड को है, तो ये और ये वेक्टर नेगेटिव हो जाएंगे। और बी वेक्टर डाउनवर्ड है, डी भी डाउनवर्ड है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसका जो आंसर है वो आपका वेक्टर बी एंड वेक्टर डी हो जाएगा, ठीक है। ओके एंड थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको कहा गया है आइडेंटिफाई द कॉलिनियर एंड नॉट इक्वल, कॉलिनियर एंड नॉट इक्वल, कॉलिनियर बट नॉट इक्वल, बट नॉट इक्वल, इस तरह से लिखा गया है, मीन्स कोलिनियर हैं लेकिन इक्वल नहीं है। तो इस तरह का इसका जो आंसर होगा बच्चों वो आपका अभी बताया मैंने
वेक्टर ए और वेक्टर सी जो हैं वो कॉलिनियर हो जाते हैं। कॉलिनियर हमें मालूम है क्या होते हैं, जो किसी एक लाइन के पैरेलल हों रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बट यहाँ बोला गया है कि इक्वल नहीं है लेकिन कॉलिनियर हैं। तो जो बी और डी हैं वो तो कॉलिनियर तो है ही लेकिन इक्वल भी हैं, तो बी एंड डी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बच्चों, देखिए, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन सी ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट इज वेक्टर ए एंड माइनस ए वेक्टर आर कॉलिनियर। तो आपको कहा गया है कि दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, दूसरा माइनस वेक्टर ए है, तो ये कॉलिनियर हैं। तो बहुत सिंपल है, जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है तो इसका माइनस ए क्या हो जाएगा? माइनस ए का मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब ये आपके नेगेटिव वेक्टर्स हैं। तो नेगेटिव वेक्टर्स बोला गया कि यार कॉलिनियर, तो कॉलिनियर तो होते ही हैं, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू होगी। सेकंड क्वेश्चन, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। डेफिनेशन से आंसर मिल जाता है बच्चों। आपने लिखा है कॉलिनियर की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है? इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल वेक्टर्स आर मीन्स कॉलिनियर वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन। एक ही लाइन के पैरेलल तो होते हैं, ठीक है, पैरेलल जरूर होते हैं एक ही लाइन के, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का सेम होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। नेक्स्ट आता है थर्ड, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी। जैसे ये वेक्टर ए है, मान लो इसका जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, ऐसा ही एक और वेक्टर मैं बना देता हूँ, इसका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया लेकिन ये कॉलिनियर नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स होगी। स्टेटमेंट थर्ड भी फॉल्स है। नंबर 4, टू कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। टू कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अब दो कॉलिनियर वेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा ये हो गया और ये हो गया दोनों। अब ये वेक्टर जो हैं तो कॉलिनियर, आप इनको कॉलिनियर बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। किसी एक लाइन बना दें हम तो उस लाइन के पैरेलल हो जाएंगे, या पैरेलल हैं एक दूसरे के। कॉलिनियर वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये भी आप दिमाग में बिठा लीजिए। इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर दो कॉलिनियर वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो वो इक्वल होने चाहिए, तो ये इक्वल तो हुए नहीं, ये नेगेटिव वेक्टर हुए, तो आपकी ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 10.1। छोटी सी एक्सरसाइज थी बच्चों, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।